दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखेंगे कावेरी रिवर के बारे में जानकारी। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी तंत्र के बारे में, उनकी सहायक नदियों के बारे में हम मैप में देख रहे थे। तो हमने सबसे पहले देखा था गोदावरी नदी को, इसके बाद हमने देखा कृष्णा को। अगला जो नंबर लगता है वो है कावेरी रिवर का। यहाँ पर रेड कलर से महाराष्ट्र को दर्शाया गया है, नीचे है तमिलनाडु, और इस तरफ से जो येलो कलर आप देख रहे हैं ये कलर है आपका केरला का। तो इसकी शुरुआत होती है बाबा बुदान हिल्स, वेस्टर्न घाट। ये देखिए, ये पूरा ऐसा पैरेलल में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ऐसी कंटिन्यू फैली हुई हैं। यहीं से निकलती है कावेरी रिवर। इसके बाद महाराष्ट्र से होते हुए तमिलनाडु में अपना पानी बहाती हुई ये सीधे बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को गिरा देती है। थोड़ा सा जूम करके देखें तो कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि शुरू की जो दो रिवर हैं इनका तो नाम, एक का नाम है यागची, और यहाँ पर डैम बनाया गया है हेमावती डैम। ठीक है, एक सहायक नदी ये हो गई, यही इसकी मेन सहायक नदी है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं तो KR सागरा डैम बनाया गया है, और ये है लक्ष्मण तीर्थ सहायक नदी। फिर नीचे यदि हम जाते हैं तो काबिनी रिवर पर काबिनी डैम बनाया गया है। फिर गांधार एक सहायक नदी है। फिर है स्वर्णवती, ठीक है, स्वर्णवती सहायक नदी, और ये रही हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो शिमशा के बाद सहायक नदी है अकरावती। फिर ये रिवर एकदम बाउंड्री से होते हुए तमिलनाडु में एंटर करती है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है मेट्टूर डैम। फिर नीचे हम जाते हैं तो सरबेंगा सहायक रिवर है इसकी। ठीक है, इस तरफ यदि हम जाएंगे तो भवानी, नोयाल, और नीचे की तरफ जाएं तो अमरावती और नागांजी और कोदावनार, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये हमने देखे हैं कि कहाँ से ये नदी निकली है, कहाँ कहाँ से होते हुए कहाँ पर अपना पानी गिरा रही है। इस नदी का जो उद्गम सोर्स है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग से है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है, मतलब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में है। तो ये कर्नाटक है, सॉरी महाराष्ट्र जैसा बोल दिया था मैं इसको। तो ये कर्नाटक है और तमिलनाडु है, दो जगह में इसका अपवाह तंत्र है। कावेरी पत्तम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में ये गिर रही है, यहाँ पर पड़ता है आपका कावेरी पत्तनम। कावेरी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः फिर मिल जाती। इस प्रकार ये श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। शिव समुद्रम के निकट ये नदी करीब 100 मीटर की हाइट से नीचे उतरती है और जलप्रपात का निर्माण करती है, तथा यहाँ पर जल विद्युत भी तैयार किया जाता है। इस नदी की टोटल लेंथ है 800 किलोमीटर, और इसका जो अफवाह का एरिया है, अफवाह क्षेत्र है 87,900 वर्ग किलोमीटर का। वर्तमान में इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी के मध्य विवाद है। श्रीरंगपट्टम नगर इसी नदी पर स्थित है। तो ये तो थे कुछ फेमस फैक्ट। इसके बाद पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं PIB की अफस्पा कानून से रिलेटेड। अफस्पा, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 का ये कानून है। एक अध्यादेश के माध्यम से इसको लाया गया था और 3 महीना के भीतर ही इसे कानूनी जमा पहना दिया गया। शुरू में राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ये अध्यादेश जारी किया गया था, इसके बाद इसको संसद में कानून बना के पारित करवा लिया गया। तो 1958 और इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की कहानी हम बता रहे हैं। भारत में संविधान लागू होने के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में 1958 में अफस्पा कानून लागू किया गया था।
फिर 1972 में कुछ बदलाव किए गए। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इतने सारे स्टेटों में इसको और ज़्यादा हमने विस्तार कर दिया। देखो कितने में, 3, 2, 5 और 2, 7। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में भी इसको हमने फैला दिए। मतलब समस्त पूर्वोत्तर भारत में हमने इसको लागू कर दिए थे। इन राज्यों के समूह को 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं। त्रिपुरा में उग्रवादी हिंसा के चलते 16 फरवरी 1997 को अफस्पा कानून लागू किया गया था ताकि स्थिति को हम सुधार सकें। फिर जब इसमें कुछ स्थिति सुधरी तो 18 साल के बाद 2015 मई के महीने में इसको हटा दी थी गवर्नमेंट। फिर 1983 पंजाब और चंडीगढ़। पंजाब में बढ़ते अलगाववादी हिंसक आंदोलन से निपटने के लिए सेना की तैनाती का रास्ता साफ करने के लिए 1983 में केंद्र सरकार द्वारा अफस्पा पंजाब और चंडीगढ़ अध्यादेश लाया गया था, जो 6 अक्टूबर को कानून बन गया और ये कानून 15 अक्टूबर 1983 को पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में लागू हो गया था। तो 14 साल तक ये लागू रहा और 1997 में इसको वापस ले लिए। फिर जम्मू कश्मीर में भी लगा था 1990 में। जम्मू में हिंसक अलगाववाद का सामना करने के लिए सेना को विशेष अधिकार देने की प्रक्रिया के चलते इसको हम लाए थे। 5 जुलाई 1990 को जम्मू कश्मीर में हमने लागू कर दिए थे। इस कानून के पारित होने के पहले भी उसी वर्ष एक अध्यादेश जारी किया गया था। तब से आज तक जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू है, लेकिन राज्य का लेह लद्दाख क्षेत्र इस कानून के अंतर्गत नहीं आता है। तो जब सरकार को लगता है कि ये क्षेत्र अशांत है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे अलगाववाद को बढ़ावा मिले। अलगाववाद का मतलब ये है कोई क्षेत्र भारत से अलग होकर अलग, जैसे कोई छोटा सा एरिया कहेगा हम अलग राज्य बनना चाहते हैं, हम अलग जिला बनेंगे, या फिर हम अलग देश बनना चाहते हैं। तो अफस्पा के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट कौन भेजता है? राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित करता है, वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। ये किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। धार्मिक, नस्ल, भाषा, क्षेत्र समूह, जाति, समुदाय के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य या फिर केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यदि 2 समुदायों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो भी उस एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अफस्पा की अधिनियम की धारा 3 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के राज्यपालों को भारत के राजपत्र मतलब गजट पर एक आधिकारिक ऑफिशियल सूचना जारी करने की पावर देती है, जिसके बाद केंद्र सरकार को असैन्य क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को भेजने का पावर मिल जाता है। वहां पर आर्मी अब हम भेज सकते हैं। अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के हिसाब से एक बार अशांति यदि घोषित हो गया है में न्यूनतम 3 महीना के लिए स्थिति जैसे कि वैसी रहेगी। मतलब आर्मी भेज दिए तो भेज दिए, 3 महीने के लिए फुर्सत। राज्य सरकार ये सुझाव दे सकती है कि इस कानून को लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। केवल सुझाव पर अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत उनके सुझाव को माने या ना माने, ये पावर राज्यपाल की या तो फिर केंद्र सरकार के पास है। मतलब जब अफस्पा कानून लागू होता है तो उसमें आर्मी को, सशस्त्र बल को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है। इसकी कानून की धारा 4 के अनुसार सुरक्षा बल का अधिकारी संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है और खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट करने के आदेश दे सकता है। सेना के जवान कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चला सकते हैं, ठीक है। यदि उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उस आर्मी ऑफिसर पर या फिर जिसने उसको आदेश दिया है उस पर नहीं होगी। सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट की गिरफ्तार भी करवा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान वे किसी तरह की सख्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैन्य अधिकारी परिवार के किसी व्यक्ति, संपत्ति, हथियार, गोला बारूद को बरामद करने के लिए बिना वारंट के घर के अंदर जाकर तलाशी ले सकती और इसके लिए बल भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा किसी वाहन को रोककर गैर कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह है तो उसकी तलाशी आप ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जल्दी ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है, क्योंकि उसको आप गिरफ्तार क्यों करे हैं।
लेकिन आप ये देखोगे कई जगह ऐसी ऐसी न्यूज़ आई है कि अपस्पा कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा। जैसे कि हाल ही की एक घटना हमने देखे थे पूर्वोत्तर राज्यों में कि एक ट्रक था, आर्मी को ऐसा लगा कि वो उसमें गोला बारूद जा रहा है या फिर उसको शक था, खाली शक के बेस पर उसने धड़ाधड़ गोलियां चला दी और बेचारे जो मजदूर लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। और आर्मी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको वहाँ पर पावर मिली हो। कितना ज़्यादा ये मुद्दा गर्म हुआ था। देखिए यहाँ जो न्यूज़ आई है इसमें बहुत सारी जो जानकारी हम अपने मेंस की राइटिंग में लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, या फिर अपस्पा को कैसे करके धीरे धीरे केंद्र सरकार हटाते जा रही है। तो पूर्वोत्तर में शांति का माहौल बनाने की दिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों के बारे में जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उन्होंने बताया है कि 2014 से उग्रवाद प्रभावित हिंसा में 80% की गिरावट आई है, नागरिकों की डेथ में 89% की गिरावट आई है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से 6000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सशस्त्र कार्रवाई से आगे जाने के लिए, ठीक है, हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सरकार के द्वारा कौन कौन से हस्ताक्षर किए गए हैं शांति बहाल करने के लिए यहाँ पर बताया जाता है। जैसे बोडो समझौता जनवरी 2020, फिर ब्रू रियांग समझौता जनवरी 2020, NLFT त्रिपुरा समझौता अगस्त 2019 में, फिर कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ था सितंबर 2021 में, असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता मार्च 2022 में हुआ था। इसके बाद उनका कहना है कि अब लोग चाह रहे हैं कि अपस्पा कानून को हटाया जाए, तो सरकार ने इसे पूरे त्रिपुरा और मेघालय सहित पूर्वोत्तर के एक बड़े हिस्से से वापस ले लिया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों में इसको लागू किया गया है। असम का 60% हिस्सा अपस्पा से अभी मुक्त हो गया, मतलब 40% हिस्से में अभी भी ये कानून लागू है असम। इसके अलावा 6 जिलों के अंतर्गत 15 पुलिस थानों को आसान श्रेणी के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। 7 जिलों में 15 पुलिस थानों से आसान क्षेत्र की सूचना को हटा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो विदेशों में जाकर के हम किए हैं। जैसे कि फरवरी मार्च 2022 में ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 22,500 नागरिकों को बचाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति में अफगानिस्तान से 670 भारतीय नागरिकों को हम बचाए थे। और 2021-22 में वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 1.83 करोड़ नागरिकों को कोविड-19 संकट के दौरान हमने घर वापस करे। भारत द्वारा चीन के वुहान से 654 लोगों को बचाया गया था। ये जो प्रयास रहे हैं ये हम इनको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। यदि कभी यहाँ पर पूछा जाता है कि किस प्रकार से हमारे देश की सरकार बाहर जो फंसे लोग हैं उनको बचाने के लिए इंश्योर कर रही है, उसके लिए कौन कौन से प्लान हम किए थे। इसके बाद अगली जो खबर आई है वो है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर के, जिसको हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग बोलते हैं। एथेनॉल एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मान के चल लीजिए कि आप ये एक प्रकार की एल्कोहल ही है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H6O। इट्स फार्मूला कैन बी आल्सो रिटन एज CH3CH2OH, या फिर इसको C2H5OH के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। एथेनॉल कैसा होता है? एथेनॉल वोलेटाइल है, फ्लेमेबल है, कलरलेस लिक्विड है विथ ए कैरेक्टरिस्टिक वाइन लाइक ओडर एंड पिंजून टेस्ट। ठीक है, इसका जो वाइन के जैसा क्या बोला जाता है कि स्वभाव है। ठीक है, मतलब महकती भी है शराब के जैसी है। एथेनॉल एक प्रकार का प्रसिद्ध अल्कोहल होता है, इसे एथिल अल्कोहल भी हम बोलते हैं। इसका फार्मूला, इसका मोलर मास, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी है 789 kg प्रति घन मीटर, और मेल्टिंग पॉइंट है -114.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये माइनस है कि 114 है, क्लियर नहीं हो रहा है। और क्लासिफिकेशन अल्कोहल के रूप में इसका किया जाता है। न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो देश के कई सारे स्थानों पर इथेनॉल का भंडारण हमने चालू कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री हैं रामेश्वर तेली। उन्होंने कहा था कि सरकार एथेनॉल की ब्लेंडिंग को ज़रूरत के हिसाब से
रिफाइनरी, टर्मिनल और आपूर्तिकर्ताओं के परिसर सहित कई जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है। मतलब इसके लिए, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से इसके स्टोरेज की हमने बढ़िया कैपेसिटी बना ली है। उनका कहना है ओएमसीजी ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 की अवधि में पेट्रोल में 10% इथेनॉल का सम्मिश्रण किया था। अब हम क्या काम कर रहे हैं, 10% पेट्रोल में ये इथेनॉल मिला रहे हैं, पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला रहे हैं, इसको बढ़ा करके 20% करने की ज़रूरत है, ऐसा बताया जा रहा है। द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं COP से रिलेटेड, कॉप से रिलेटेड न्यूज़ हम देखने वाले हैं। तो कॉप्स को समझने से पहले हमें समझना होगा UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये है, ये जो संस्था बनाई गई है, जो बॉडी बनाई गई है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बनाई गई है। इस फ्रेमवर्क के ऊपर 1992 में हस्ताक्षर हुए थे, कहाँ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, द रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें इंडिया भी बैठा था। इंडिया इज among the select few countries to have hosted the COP of all three Rio Convention। तो इंडिया उन कुछ देशों में, चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने COP की तीनों रियो कन्वेंशन, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर होती है, ठीक है, उनका आयोजन करा था। क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर, मतलब कि यहाँ पर डिजर्टिफिकेशन के ऊपर जो कन्वेंशन होता है उसका आयोजन भी इंडिया करवा चुका है। UNFCCC ने एंटर कर लिया था, मतलब कामकाज अपना चालू कर दिया था 21 मार्च 1994 से, एंड हैज़ बीन रेटिफाइड बाई 197 कंट्रीज। और इसको समर्थन कितने लोगों का मिला है, 197 देशों का समर्थन इसको प्राप्त है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब होता है मंजूर करना या फिर स्वीकार करना। ये एक पेरेंट संधि मानी जाती है, ट्रीटी मानी जाती है 2015 पेरिस एग्रीमेंट की। मतलब इसके भी पहले कौन था, इसके भी पहले था UNFCCC, रियो समिट, अर्थ समिट था। उसके बाद 2015 का पेरिस एग्रीमेंट का जन्म हुआ था। इट इज़ आल्सो द पेरेंट ट्रीटी ऑफ 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया था वो इसका भी बाप है, मतलब वो सबसे पुराना है UNFCCC। इसका जो सचिवालय है UN क्लाइमेट चेंज का, वो है यूनाइटेड नेशंस एंटाइटी। Tasked with supporting the global response to the threat of climate change, it is located in Bonn, Germany। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है। ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो देखिए, स्टेबलाइजेशन हमें अचीव करना है ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन की। हमारे वातावरण में जो ग्रीन हाउस बढ़ती जा रही हैं उसमें स्थिरता लाना है, बढ़ने नहीं देना है। एट ए लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस repercussions within a time frame so as to allow ecosystem to adapt naturally and enable sustainable development। तो हमें क्या काम करना है, हमारा जो इकोसिस्टम है उसको नेचुरली अडाप्ट करना है, इसके साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आता है COP। सबसे पहले तो हमें UNFCCC पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद जा कर के हम पढ़ेंगे COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं। तो ये UNFCCC के अंतर्गत ही एक बॉडी बनाई गई है जो कि डिसीजन मेकिंग के मामले में सबसे ऊपर है। इसकी मीटिंग हर साल होती है अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज। ठीक है, वैसे तो सालाना बैठक ही होती है, लेकिन किसी कारण से हो सकता है कि टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत अंतर आ जाए। पहली COP की मीटिंग हेल्ड हुई थी, आयोजन हुआ था उसका बर्लिन, जर्मनी में मार्च 1995 में। द COP मीट्स इन बॉन, द सीट ऑफ सेक्रेटरीट, अनलेस ए पार्टी ऑफर टू होस्ट द सेशन। नॉर्मली इसकी जो बैठक है हमेशा बॉन में ही होगी। यदि कोई देश चाह रहा है कि नहीं इसकी बैठक हमारे देश में हो तो ऐसा भी हो सकता है।
यदि हम बात करें सीओपी प्रेसिडेंट के ऑफिस की, तो नॉर्मली ये रोटेट होते रहता है एमंग 5 यूनाइटेड नेशंस रीजनल ग्रुप। वो कौन कौन से हैं? अफ्रीका, एशिया, लैटिन अफ्रीका, कैरिबियन, सेंट्रल एंड यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर के बीच में इनकी जो प्रेसिडेंट की कमान रोटेट होते रहती है। अब प्रेसिडेंट कौन बनेगा? प्रेसिडेंट नॉर्मली एनवायर मिनिस्टर बनते हैं किसी भी देश के, ठीक है, इलेक्टेड बाय एक्लेमेशन इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ ए सीओपी सेशन। तो सीओपी सेशन का जो ओपनिंग किया जाता है, इसके बाद में ही उनका एक्लेमेशन कर दिया जाता है, घोषणा कर दिया जाता है कि कौन बनने वाला है। तो ये तो थी सीओपी से रिलेटेड जानकारी। अब हम देख लेते हैं न्यूज़। कोप 15 की बात यहाँ पर करी जाती है। कोप 15 समिट ने एडॉप्ट किया है हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील को, कन्मिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, जिसका उद्देश्य है सेविंग द लैंड, ओशियन एंड स्पीसीज, ज़मीन की सुरक्षा करना, ज़मीन को बचाना। ज़मीन आज के टाइम में क्या है ना, अपना उपजाऊपन खोते जा रही है, वो रेगिस्तान में तब्दील होते जा रही है। हमारे जो ओशियन है वो प्रदूषण से भरते जा रहे हैं, पॉलीथीन से, इसके अलावा बहुत सारा कचरा और टेम्परेचर। स्पीसीज़ को भी हमें बचाना है जो कि विलुप्त होते जा रही हैं पोल्यूशन से। डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड इज बीइंग कंपेयर टू द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट। इसको आप जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके साथ में क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर घोषणाएं हुए हैं, जैसे कि 30/30। 30/30 का मतलब ये है 2030 तक 30% क्या हिस्सा हमें सेव करना है? लैंड एंड सी बाई 2030। विश्व का 30% हिस्सा और विश्व का 30% लैंड 2030 तक हम उनको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा वादा किया गया है। इंडिजीनियस राइट्स की हम बात करते हैं। इंडिजीनियस राइट्स वर एड्रेस्ड throughout the text, including the in areas covered by 30/30 pledge, safeguarding indigenous people's right to remain steward of land they use and ensuring they are not subject to mass eviction। मतलब बात करी जाती है कि जो लोग जंगल में रह रहे हैं, आदिवासी लोग रह रहे हैं, जंगलों के ऊपर जो उनका अधिकार है वो बना रहेगा और उनको कभी भी बेदखल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। अब ये बात ऐसी है, देखते हैं कितना ज़्यादा कौन देश इसको लागू कर पाता है। अब बात आ जाती है, ये चीज़ हमें यदि अचीव करना है तो हमारे जेब में पैसा होना चाहिए। पहली बात तो हमें जनता को खिलाना है और दूसरी बात हमें क्लाइमेट चेंज को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। द टैक्स अप्रूव द ऑब्जेक्टिव फॉर रिच कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट $20 बिलियन पर ईयर बाई 2025। एक जो महत्वपूर्ण घोषणा है कि जो अमीर देश हैं $20 बिलियन हर साल देते रहेंगे 2025 तक, एंड एटलीस्ट $30 बिलियन पर ईयर बाई 2030। 2030 तक आप क्या काम करेंगे? उस राशि को बढ़ा देंगे $20 बिलियन से $30 बिलियन कर देंगे। अप्रॉक्सीमेटली डबल एंड देन ट्रिपल द करेंट इंटरनेशनल एड फॉर बायोडाइवर्सिटी। पहले डबल करो फिर ट्रिपल कर दो इंटरनेशनल सहायता यदि हमें देना है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पर क्रिएट करना है ए ट्रस्ट फंड विथ इन एग्जिस्टिंग फाइनेंस मैकेनिज्म कॉल्ड द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एज ए स्टेपिंग स्टोन ए न्यू फंड इन द फ्यूचर। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ आई है कर्नाटक से, पार्टिकुलरली एक ब्रिज की हम बात करेंगे और एक रिवर का यहाँ बात किया जाएगा। तो कर्नाटक की तरफ से क्या काम किया गया है? जो महाराष्ट्र के लीडर थे वो आ रहे थे कहाँ पर? कर्नाटक में एंटर कर रहे थे बेलगावी ब्रिज से। तो कर्नाटक की पुलिस के द्वारा उनको रोका गया। इस तरफ आप देखेंगे कर्नाटक की पुलिस और इस तरफ है महाराष्ट्र के नेता लोग। तो कर्नाटक की पुलिस ने स्टॉप कर दिया है महाराष्ट्र लीडर्स को फ्रॉम एंटरिंग बेलगावी डिस्ट्रिक्ट मंडे के दिन टू पार्टिसिपेट इन ए महाराष्ट्र एकीकरण समिति रैली। तो कर्नाटक में महाराष्ट्र एकीकरण समिति रैली निकाली जा रही थी, उसको सपोर्ट देने के लिए महाराष्ट्र से कुछ लीडर वगैरह यहाँ पर आ रहे थे, विच इवेंचुअली डिड नॉट टेक प्लेसेस एज पुलिस डिनाइड परमिशन। लेकिन पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दिया रैली निकालने के लिए।
महामेलावा महामेलावा मेगा रैली ऑफ MES वाज प्लान्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ कर्नाटका लेजिस्लेचर। तो कर्नाटका का जो विधानसभा का पहला सेशन चल रहा है बेलगावी में, तो अच्छा सा मौका निकाल लिए थे कि चलो रैली निकालते हैं और अपना थोड़ा सा डिमांड रखते हैं। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं मर्जर ऑफ द सिटी एंड अदर एरियाज वेयर मराठी इज़ वाइडली स्पोकन। ऐसे लोग जहाँ पर मराठी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, उनको महाराष्ट्र में मर्जर करने की बात ये उठा रहे हैं। तो ये जो रिवर है, दूधगंगा रिवर है, इसके ऊपर जो पुल बनाया गया है वो है बेलगावी रिवर, बेलगावी पुल है और दूधगंगा रिवर है ये। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं कर्नाटक की असेंबली में किस प्रकार से सावरकर की जब मूर्ति का अनावरण किया गया था। सावरकर की मूर्ति को लेकर के यहाँ पर विवाद चला है और बहुत ज़्यादा हमें विधानसभा में प्रोटेस्ट देखने को मिला था। ऐसा नहीं कि खाली सावरकर की तस्वीर का ही अनावरण किया गया था वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा, और भी हैं जिन्होंने इसका अनावरण किया था। तो अब लेकिन चूँकि पता है जो सावरकर है ना, हमेशा से ही बहुत लोग उनके बारे में सही जानकारी रखते नहीं हैं, उनका इतिहास उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। बस पॉलिटिक्स वाले जो लोग उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, सब उसी को लेकर के चलते हैं। तो क्यों चर्चा में हैं ये, क्यों इनको लोग पसंद नहीं कर सकते हैं,